जय हिंद साथियों, नॉलेज टॉप किंग के टारगेट पेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक शानदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे प्रमुख ग्रंथि, उसके बाद जनन अंगों के बारे में देखेंगे, फिर पोषक पदार्थ को देखेंगे, विटामिन्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर जीवाणु जनित रोग, और इसके बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वही सब हम प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन लाते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो इसमें क्या है कि आपको ही घाटा होगा। वो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख ग्रंथियों की। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, अर्थात उसमें नलिका नहीं होती है, अर्थात नली नहीं होती है, नली विहीन होती हैं। जो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं उसमें नली नहीं होती हैं, ठीक है। और जो हार्मोन्स का स्रावन नहीं करते हैं, अर्थात जो एंजाइम्स का स्रावन करते हैं, वो नलिका युक्त होते हैं। तो ऐसे जो हार्मोन्स का स्रावन ना करके सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स का स्रावन करते हैं, उसमें नली होते हैं, और ऐसे ग्रंथि को बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी जो हार्मोन्स का स्रावन करेंगे उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, जो एंजाइम्स का स्रावन करेंगे उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। देखिए, मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित रहता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड या सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका जो वजन होता है वो 0.5 ग्राम के आसपास होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिए। सबसे छोटी ग्रंथि भी पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि जवाब दीजिएगा। ऊपर से ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। ऐसे भी पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा की जाए तो ये थायराइड ग्रंथि होगी, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अपटू ग्लैंड कहते हैं, इन्हें अपटू ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, तो गले में। चलिए, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाराथायराइड ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो भैया थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है, याद रखिएगा। ये जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावन थायराइड ग्रंथि से हो रही है, स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करती है, उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का नाम है TSH, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, याद रखिएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मुख्य काम होता है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करना, किसके लिए, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए। अब ये जो TSH नामक हार्मोन्स है, जिसका फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इसको जो स्रावित करता है कौन, तो पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है, याद रखिएगा। चलिए, TSH याद रखिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्रावित कौन करती है, किससे निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब अगला है, कह रहा है कि थायरोक्सिन क्या है, तो देखिए थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल है। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन एक प्रकार का आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और कहेगा अगर हार्मोन्स में ना रहे, कहे कि किसके कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से। अब देखिए आयोडीन की कमी से कैसे। थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो थायरोक्सिन, दूसरा ट्राइडोथायरोनिन। दोनों में आयोडीन की अधिकता होती है। जब आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स जो है कम निकलने लगेंगे। इस कंडीशन से थायरोक्सिन की कमी से, मतलब ये आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन का स्रावन कम होगा। जब थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स कम निकलने लगेंगे तो थायराइड अर्थात गले में जो है एक मतलब स्वेलिंग आ जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि का आकार जो है बढ़ जाता है। उसी को कहते हैं घेंघा रोग। तो घेंघा रोग में क्या होगा, मतलब गले में थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। ये कब होगा, जब आयोडीन की कमी आ जाएगी। आयोडीन की जब कमी होगी, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स भी कम निकलने लगेंगे। चलिए अगला बात करते हैं, कह रहा है कि रक्त शर्करा और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले
ग्रंथि कौन सी हैं? तो याद रखिए रक्त शर्करा या रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्रंथि है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसी से एड्रेलिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको आपातकालीन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। याद रखिएगा आपातकालीन हार्मोन्स किसको कहते हैं? एड्रेलिन को, जो कि एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। इसको लरो और उरो भी कहते हैं, इसलिए लरो या उरो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खास करके उत्तेजना के समय जो है ये अधिक सक्रिय होता है। आपातकालीन स्थिति में ये अधिक सक्रिय हो जाता है। यदि आपको क्रोध आ रहा है, भय आ रहा है, खतरा आ गया है, क्या एक ऐसे चीज़ को आप देख लिए जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं होना चाहिए था, उस टाइम जो है ये एड्रेलिन नामक हार्मोन्स निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसको लरो और उरो के नाम से जाना जाता है। जब कभी झगड़ा दो व्यक्तियों के बीच होने लगता है तो उस समय एड्रेलिन नामक हार्मोन्स निकल जाता है, जिसके कारण कहता है कि तुमको मार देंगे, पीट देंगे, मतलब दुनिया से ख़त्म कर देंगे। ये सारे चीज़ें की जो घटनाएं होती है उस समय एड्रेलिन नामक हार्मोन्स जो है अधिक सक्रिय हो जाता है, यही निकलता है। इसीलिए आदमी को मतलब गुस्से में कोई भी चीज़ करने पर वो मजबूर हो जाता है। चलिए अगला है, कह रहा है कि गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस प्रकार के इंजेक्शन दिया जाता है, उस अर्थात उस इंजेक्शन की बात बताइए। मतलब कहने का अर्थ है कि गाय भैंसों के थानों से अगर आप दूध उतार रहे हैं तो वो कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दे रहे हैं? तो वो जो है हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, यानी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, इसीलिए गाय भैंसों के थानों से दूध ज़्यादा उतरने लगता है। याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करती है? याद रखिएगा श्वास नली को प्रभावित करती है। कहेगा लेक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलती है? तो आंसू निकलती है। लेक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलती है? आंसू। आंसू निकालने वाली ग्रंथि क्या कौन सी है? तो लेक्रिमल। चलिए अब जनन अंगों के बारे में देख लेते हैं। देखिए जनन अंगों की अगर मैं बात करूं तो नर में कहेगा प्राथमिक जनन अंग कौन है? प्राथमिक जनन अंग, तो जवाब दीजिएगा ब्रीसन, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस भी कहते हैं। एंड्रोजेंस नामक हार्मोन्स का स्रवण उसी ब्रीसन से होता है, अर्थात टेस्टिस से। लेकिन एस्ट्रोजन कहेगा, एस्ट्रोजन तो वो अंडाशय से होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड्रोजन ब्रीसन से निकलता है, एस्ट्रोजन अंडाशय से। अब देखिए स्त्रियों में जो जनन अंग है वो क्या है? अंडाशय है। स्त्रियों में जनन अंग अंडाशय है। स्त्रीलिंग हार्मोन्स किसको कहते हैं? तो एस्ट्रोजन को कहते हैं। स्त्रीलिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन को। देखिए एंड्रोजन वृषण से निकलता है, लेकिन ये जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ये जो है महिलाओं के अंडाशय से निकलता है। इन चीज़ों को अब याद रखिएगा। अंडाशय में कैसे, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देखिए एंटीबायोटिक किसको मारते हैं? देखिए एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया को मारते हैं। याद रखिएगा एंटीबायोटिक किसको मारते हैं? तो बैक्टीरिया को मारते हैं, अर्थात जीवाणु को मारते हैं। पुरुष हार्मोन्स किसको कहते हैं? देखिए पुरुष हार्मोन्स जो है एंड्रोस्टेरोन को कहा जाता है। पुरुष हार्मोन्स किसको कहा जाता है? एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स को पुरुष हार्मोन कहा जाता है। कहेगा पुरुष का विकास हार्मोन किसको कहेंगे? तो इसी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को पुरुष विकास हार्मोन्स कहा जाता है। पुरुष हार्मोन्स किसको कहेंगे? तो एंड्रोस्टेरोन को कहेंगे। लेकिन पुरुष विकास हार्मोन्स किसको कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। याद रखिएगा। स्त्री विकास किसको कहेंगे? तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स को स्त्री विकास हार्मोन्स कहा जाता है। अब एस्ट्रोजन को स्रावित कौन करता है? तो पुटिका के द्वारा होता है। याद रखिएगा एस्ट्रोजन का स्रवण कौन सा होता है? तो पुटिका के द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन सी हैं? तो याद रखिए गर्भधारण के लिए प्रोजेस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। गर्भधारण के लिए, गर्भधारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोजेस्ट्रोजन की। एक चीज़ याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो है अंडवाणी की परिवर्तन को पूर्ण करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जब दोनों मिल जाती है तो महिलाएं के स्तन को वृद्धि करने का काम करते हैं। लेकिन डायरेक्ट कहेगा गर्भधारण के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं? तो प्रोजेस्ट्रोजन। अब देखिए पुरुष की नसबंदी, अगर पुरुष नसबंदी करा ले तो वो क्या कहलाएगा? वासेक्टोमी कहलाएगा। वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। स्त्री कहलाएगा, स्त्री अगर नसबंदी करा लेता है तो क्या कहलाएगा? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है? चलिए अब जीवाणु जनित बीमारी की बात कर लेते हैं। देखिए जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इन पर एक बार फोकस कर लेते हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, यदि इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले हैजा याद रखिएगा। हैजा जो है बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी जिसको पर्टूसिस बीमारी के नाम से भी जाना जाता है वो भी बैक्टीरिया से होता है। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिज नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी जिसको क्षय रोग या यक्ष्मा रोग भी कहते हैं या तपेदिक रोग भी कहते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग की अगर बात की जाए तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण से होता है।
कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी है। तो इन सभी चीज़ों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक मारते किसको हैं, तो ये बैक्टीरिया को ही मारते हैं। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक का जनक कौन है, तो याद रखिए वॉक्समैन। वॉक्समैन जो है एंटीबायोटिक के जनक है। सेलमैन वॉक्समैन याद रखिए, कम से कम लास्ट का नाम तो जरूर याद रखिए, वॉक्समैन। हैजा और टाइफाइड बैक्टीरिया से तो होता है, लेकिन कैसे होता है, तो देखिए असंतुलित भोजन या जल उल पीने उने से जो है ये हैजा या टाइफाइड हो जाता है। हैजा किसके कारण होता है, टाइफाइड किसके कारण होता है, डायरेक्ट दे देता है कि बैक्टीरिया कारण होता है या मतलब विषाणु के कारण अर्थात जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण या कवक, तो ऐसे दे देते हैं। तो याद रखिएगा हैजा और टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है, और साथ ही साथ ये असंतुलित भोजन करने या पीने या जल पीने या ऐसे करने से जो है हैजा या टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। हैजा किसके मतलब किस जीवाणु से होगा, तो हैजा की अगर जीवाणु की बात की जाए तो विब्रियो कैलोरी हो जाएगा। टाइफाइड के जीवाणु की बात की जाए तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु हो जाएगा। अब देखिए हैजा किसको प्रभावित करता है, तो याद रखिए हैजा जिसको कोलरा भी कहते हैं ये आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, तो ये भी आंत को प्रभावित करता है। अब कह रहा है टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वार भी कहते हैं का पता लगाने के लिए आप किस प्रकार का टेस्ट करेंगे, तो भैया बिडाल टेस्ट करना होगा। बिडाल टेस्ट से जो है टाइफाइड की जांच हो जाती है। अगला कह रहा है कि टाइफाइड के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, तो क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि जो है टाइफाइड के उपचार में दी जाती है। अगर संक्रमित चूहा काटे तो कौन सी बीमारी होगी, संक्रमित चूहा के काटने से प्लेग बीमारी हो जाती है, और प्लेग बीमारी होने का मुख्य जो जीवाणु है वो पस्तिरुला पेस्टिस नामक जीवाणु है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग, याद रखिए प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग जो है वो गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र है, याद रखिएगा। प्लेग से प्रभावित होने वाली जो अंग है वो गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र। अब टीबी की चर्चा कर लेते हैं। टीबी की अगर बात की जाए तो टीबी को क्षय रोग या क्षमा रोग या तपेदिक बीमारी या समझ लीजिए जितने सारे मैं बीमारी बोला हूँ टीबी की ही बीमारी नाम है। इन टीबी का बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म भी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसको समझिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात की जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी बीमारी हो जाती है। और ये प्रभावित किसको करते हैं, किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। टीबी से प्रभावित होने वाले अंग जो है वो फेफड़ा है। टीबी के जीवाणु की खोज की अगर पूछी जाए तो टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने कलरा अर्थात बात समझिएगा कलरा जिसको आप हैजा बीमारी भी कहते हैं, कलरा यानी हैजा बीमारी की खोज यही रॉबर्ट कोच ने किया है। तपेदिक अर्थात टीबी के जीवाणु की खोज भी यही रॉबर्ट कोच ने किया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। टीबी के इलाज में जो प्रयुक्त होने वाली दवाएं हैं उस दवाई का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद रखिएगा टीबी के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाई का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टीबी दिवस मनाया कब जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, कहेगा किस बीमारी में, वही यक्षमा या क्षय रोग जिसको कहते हैं उसी में। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिलस कार्पेट ग्यूरिन है, बेसिलस कार्पेट ग्यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है कब, तो याद रखिएगा जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। डॉट्स जो है ये क्या है, तो याद रखिए डॉट्स एक अभियान है जो कि टीबी के इलाज के लिए चलाया जाता है। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्टरी ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वास नली जो है डिप्थीरिया से प्रभावित हो जाता है। अब टिटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टिटनस से तंत्रिका तंत्र। कहेगा टिटनस किस जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी नामक जीवाणु के कारण टेटनस हो जाता है। धनुष टंकार या लग्जा रोग किसको कहते हैं, तो टेटनस को ही कहते हैं, धनुष टंकार या लग्जा रोग। अब ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसको कहते हैं, तो याद रखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है डीपीटी के टीके को कहता है। वो इसलिए क्योंकि डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्टूसिस जिसको काली खांसी भी कहते हैं, और टी से होता है टेटनस। अर्थात ये तीनों चीज़ों में और तीनों रोगों की बचाव के लिए ये डीपीटी का टीका दिया जाता है। कहेगा डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो याद रखिए डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको पर्टूसिस भी कहते हैं,
और टिटनस, इन रोगों से बचाव के लिए जो है ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब यहाँ पे है निमोनिया, नहीं निमोनिया याद रखिएगा। निमोनिया रोग का कारण क्या है? तो जीवाणु है। निमोनिया किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण जो है निमोनिया रोग हो जाता है। निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो फेफड़ा प्रभावित होगा, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग, जिसको कोर रोग भी कहते हैं, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इसी कारणवश कुष्ठ रोग को लेप्रोसी या हैंडसन रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लेप्रोसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इसीलिए कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम हैंडसन रोग भी है, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग को ही कोर रोग कहते हैं। अब कुष्ठ रोग का उपचार किन दवाओं से की जाती है? तो एमडीटी दवाओं से। एमडीटी क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी है, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से किया जाता है, जो कि मल्टी ड्रग थेरेपी इसका फुल फॉर्म होता है। एमडीटीपी का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, टी से थेरेपी, याद रखिएगा। थेरेपी एमडीटी में शामिल होता है कौन कौन सी औषधियाँ? याद रखिएगा, डेप्सोन, क्लोफाइजिमिन और रिफेमिथिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गोनोरिया और सिफिलिस एक प्रकार का कैसा रोग है? तो यौन रोग है, यौन रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा विटामिन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है? फंक ने किया है। देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में जो घुलते हैं वो, और दूसरा जो वसा में घुलते हैं वो। जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो ही हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा सी। तो विटामिन बी और सी जो है जो जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील पूछा जाए तो बी सी छोड़ के बाकी, अर्थात ए डी ई के, ये जो है कौन कौन? एडक, ऐसे याद रखिए, ए डी ई के, एडक जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए, विटामिन ए और बी की खोज अगर पूछा जाए तो विटामिन ए और बी की खोज जो है मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? विटामिन ए बी की खोज मैकुलन ने। सी कहेगा तो हॉलकट, सी की खोज किसने किया? हॉलकट। डी कहेगा तो डी की खोज हॉपकिंस ने, याद रखिएगा। पूरे विटामिन की खोज फंक ने किया जरूर, लेकिन ए बी की खोज मैकुलन ने किया है, सी की खोज हॉलकट ने किया, डी की खोज हॉपकिंस ने किया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया याद रखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है, और रतौंधी बीमारी अब किस में होगा? आँख में होगा। अब आँख में ही रेटिना होता है ना, तो याद रखिए विटामिन ए के कमी से मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्योंकि आँख में रेटिना होती है, इसीलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन ए अगर नहीं रहेगा, अर्थात विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। तो कहेगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? रतौंधी। रतौंधी के साथ जीरोप्थिल्मिया नामक बीमारी भी हो जाता है, याद रखिए। विटामिन ए का स्रोत कहाँ है? तो विटामिन ए का स्रोत जो है दूध में भी आपको मिलेगा, पनीर, अंडा में भी मिलेगा, पनीर में भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है गाजर में रहता है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। याद रखिए, शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है वो यकृत में रहता है। किस में रहता है? यकृत में। विटामिन बी या विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, याद रखिएगा। विटामिन बी या विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। देखिए, बेरी बीमारी जो है विटामिन बी1 की कमी से होती है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन बी, ये देखिए यहाँ पे विटामिन बी3 होगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइन, याद रखिएगा, नियासिन या निकोटिनेमाइन। और यहाँ देखना है कि पेलेग्रा या फोर्डी जो बीमारी है, पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन बी5 के कमी से, याद रखिएगा। विटामिन बी5 यहाँ पे हम लिख देते हैं, विटामिन जो है ये होगा, याद रखिएगा, विटामिन ये 8, ये 83 कोई विटामिन ही नहीं है, यहाँ पे विटामिन बी5 याद रखिएगा। पेलेग्रा फोर्डी सिंड्रोम बीमारी जो है विटामिन बी5 की कमी से होता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए विटामिन यहाँ पे बी2 लिख दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी6 होगा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन। क्लियर है? अब देखिए,
विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कि विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 ने विटामिन 12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। कोबाल्ट कहेगा किस विटामिन में पाया जाता है, तो साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्ट अर्थात कोबाल्ट शब्द का बोध हो रहा है, तो इसीलिए कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में ही पाया जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड, इसीलिए एस्कर्बिक रोग किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है। विटामिन सी का स्रोत क्या क्या है, तो जितने भी खट्टेदार चीज़ हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी इत्यादि। चलिए घाव भरने में कहेगा कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया घाव भरने में जो है विटामिन सी ही सहायक होता है। विटामिन सी अगर अच्छा खासा रहेगा तो घाव जल्दी भर जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। याद रखिए कैल्सीफेरॉल। कहेगा रिकेट्स किस विटामिन की कमी से, तो रिकेट्स जो है विटामिन डी के कमी से होता है। क्लियर है। रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। कहेगा कि विटामिन डी में पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। और ये भी याद रखना है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में जाने में शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन डी का संश्लेषण होने लगता है, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्लियर है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो याद रखिए जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी हुई तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। याद रखिए फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कहेगा रुधिर स्पंदन में सहायता करता है, कौन सी विटामिन, तो रुधिर स्पंदन में जो है विटामिन के सहायता करता है। और रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन, ये भी विटामिन के ही हो जाएगा। क्लियर है। अगला चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, तो भैया याद रखिए दो ही विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव शरीर में खुद होता है। पहला तो विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश में ऑटोमेटिक वो बना लेते हैं, और दूसरा विटामिन के। तो किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, तो विटामिन डी और के याद रखिएगा। कहेगा मछली के लीवर ऑयल में, मछली के लीवर वाला तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अब पोषक पदार्थ की बात कर लेंगे। याद रखिएगा पोषक पदार्थ यहाँ लिखा है, पोपक नहीं, पोषक पदार्थ। क्लियर है। पोषक पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करने वाले रहेंगे कार्बोहाइड्रेट की। देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो शरीर में ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत होता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे दाल सब्जी हो या कुछ भी हो, कम से कम उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछा जाए कि आप दिन भर में जितना भी चाहते हैं खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना % होता है, तो याद रखिए 55 से 65% जो है हम डेली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जो भी चीज़ खाते हैं उसका अगर निकाला जाए कि कितना % आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो 55 से 65% के बीच जो है हम डेली कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए, तो जो चीज़ भैया आप ज़्यादा खा रहे हैं उसी को मुख्य स्रोत माना जाता है। तो शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, देखिए गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना इत्यादि, यही है कार्बोहाइड्रेट का मूल स्रोत। अब देखिए तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ही सबसे लास्ट वाला हिस्सा है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही पिलाते हैं ना, तो हाँ ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्लियर। कहेगा प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिए प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। और इस प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बर्जेलियस ने किया है। बर्जेलियस नामक व्यक्ति ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। कहेगा प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है, तो याद रखिए प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो मटर में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडा और दूध में पाया जाता है। ऐसे भी याद रखिएगा कोई भी दाल हो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दाल अगर याद हो गया तो अब याद रख लीजिए पनीर, मछली, अंडा, दूध। दाल क्लियर। तो बाकी बात पनीर, मछली, अंडा, दूध इतना याद रख लीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक। गांव देहात में क्या कहता है, दाल खाओन रे, प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा और अच्छे से आप वर्कआउट कर पाओगे। तो दाल में अधिक प्रोटीन है। क्लियर सी बात है। चलिए
लेकिन कहेगा सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है, लगभग 46%, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रोटीन बना होता है कितने प्रकार के एमिनो एसिड से, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। कहेगा मानव शरीर में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए मानव शरीर में कुल मिला के 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उस 20 प्रकार के प्रोटीन में 10 प्रकार तो शरीर खुद बना लेता है, 10 जो है आप खाने पीने के माध्यम से पुराते हैं। तो कहेगा कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार की। कहेगा मनुष्य खुद कितना बना लेता है, इस 20 में 10 बना लेता है। चलिए, अगला कह रहा है कि सभी एंजाइम बने होते हैं किसके, तो देखिए सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एक तो मरासमस, दूसरा क्वार्सिकोर। ये दोनों बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अब एक प्रकार का वसा की बात करते हैं। देखिए वसा क्या है, तो वसा वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल है। वसा क्या होता है, तो वासीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का मिश्रण होता है वसा। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया है जो कि गलत दिया है। वसा का संश्लेषण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है जो कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक रफ और दूसरा स्मूथ। स्मूथ वाले एरिया से वसा का संश्लेषण होता है, रफ वाले एरिया से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि रफ वाले एरिया में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो देखिए वसा जो है, वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है। चलिए, अगला कह रहा है कि त्वचा रूखी हो जाती है किसकी कमी से। देखिए जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो त्वचा रूखी होने लगती है। वसा का मूल स्रोत पूछेगा तब, देखिए अगर घी और मक्खन घी ज़्यादा खाएंगे तो उसमें वसा की मात्रा अधिक है और आपके शरीर में बड़ा जल्दी वसा ज्ञान हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिए वसा का मूल स्रोत अर्थात वसा किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मक्खन और घी में। अब दूध के पाश्चुरीकरण की सिद्धांत जान लीजिए। देखिए दूध को जो है गर्म रखने के दो सिद्धांत है। उस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो पाश्चुरीकरण की सिद्धांत है जिसको दो भागों में बांटा गया, एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड विधि द्वारा दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि द्वारा दूध को जो है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। याद रखिएगा, दूध के पाश्चुरीकरण की सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इनको दो भागों में बांटा गया है, एक LTH जिसको कहते हैं इंग्लिश में लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, दूसरा है HTST अर्थात हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। लो टेम्परेचर में 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड विधि में दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इस विधि की खोज जो है लुईस पास्चर नामक व्यक्ति ने किया था। इसीलिए कहता है दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया, दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। ठीक है। अब दूध का पीएच मान, देखिए दूध अम्लीय होता है अर्थात इसका पीएच मान पूछा जाए तो 6.4 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दूध के जो प्रोटीन होते हैं अर्थात दूध में जो प्रोटीन केसिन पाए जाते हैं, उस केसिन को पचाने वाले जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम क्या, मतलब एंजाइम्स का नाम क्या है, तो रेनिन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को पचाने वाले एंजाइम्स कौन सा है, रेनिन। रेनिन की अगर बात की जाए तो रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है पाइलोरी ग्रंथि के जठर रस निकलता है। याद रखिएगा। अगला है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की जो शुद्धता है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। क्लियर है। अगला कह रहा है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गेमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है किसके कारण, तो देखिए दूध में खट्टा होने का जो गुण आता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। दूध खट्टा होगा जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण। किस बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। चलिए, दूध में पाए जाने वाली शर्करा की अगर बात की जाए तो लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन कहेगा तो कौन सा, केसिन। ठीक है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कहेगा तो कौन सा, यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरोटिन के कारण जो है घी और दूध का पीला रंग हो जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि वसा मतलब घी में वसा की मात्रा कितना % होता है। देखिए घी में वसा की मात्रा 99% होता है। याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि दूध में वसा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो देखिए दूध में अगर वसा मापना है तो उस यंत्र को हम किस नाम से जानेंगे, तो ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दूध में वसा मापने वाला यंत्र। क्लियर है। चलिए साथियों, अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर ग्रंथि की। देखिए मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो देखिए पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। देखिए घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। जब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ऑप्शन नंबर आपके बी में रेटिनॉल दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में मिल जाए आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों, तो इसमें सही आंसर जो आप मारिएगा वो कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि आप दिन भर में जितने भी अनाज खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लगभग 55 से लेके 65% तक। तो इसलिए जो है आप सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, इसलिए जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान सबसे अधिक कौन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चलिए अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ना रहे तब बसा मारिएगा। कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन। देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल और वसा में। जल में बी और सी दोनों घुलते हैं और वसा में ए डी ई के। तो जल की बात कही गई है, एक तो बी होगा दूसरा सी होगा, तो इसमें ऑप्शन में बी देखिए ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है। देखिए दूध अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 4.6 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4.6। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। देखिए तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए कह रहा है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करते हैं और वसा भी प्रदान करते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ना रहे तो हम बोले थे वसा मारने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। देखिए पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के स्फेनाइड नामक गड्ढे में स्थित रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर क्या कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में मस्तिष्क छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है, जो कि थायरॉक्सिन और टाइरोथायरोनिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े की बात कही गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। चलिए कह रहा हैजा किसको प्रभावित करता है। देखिए हैजा जो है ना, हैजा और टाइफाइड दोनों आंत को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात आंत। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन, अभी तुरंत आपको बताएं कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के, ये सभी जो है वसा में घुलनशील है, और आपके ऑप्शन में ए भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, के भी मिल रहा है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त में सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, और यही कहेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एस्कर्बिक रोग हो जाती है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन डी दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है। देखिए दूध का जो पश्चुरीकरण का सिद्धांत बताता है कि दूध को आप दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं, पश्चुरीकृत कर सकते हैं। एक तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा जो है वो 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें जो ऑप्शन में आपको मिल जाता है वो आंसर सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समथिंग 62.8 के आसपास है, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं। देखिए सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है जीवाणु जनित रोग कौन सा है। देखिए जीवाणु जनित कौन सा है,
हैजा जो होता है विब्रियो क्लोरी नामक बैक्टीरिया के कारण, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण, प्लेग पेस्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण। इस प्रकार जीवाणु जनित रोग जो है सभी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है आपातकालीन हार्मोन्स यानी इमरजेंसी हार्मोन्स किसको कहते हैं? तो देखिए आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जो है एड्रेलिन नामक हार्मोन्स को जाना जाता है, जो कि अधिवृक्क ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। क्लियर है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन, देखिए विटामिन B2 की कमी से, देखिए भैया यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे अगर आप देखते हैं तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होने वाली है। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। इसका आंसर बेरी लिया होगा। ठीक है, बेरी जो है विटामिन B2 की कमी से नहीं, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ विटामिन B1 कर लीजिएगा। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्विक जो है विटामिन सी की कमी से, और पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम विटामिन B5 की कमी से। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि दूध में वसा मापने वाला यंत्र, देखिए दूध में जो वसा मापने वाला यंत्र है उसको क्या कहते हैं? देखिए दूध में वसा मापने वाला यंत्र ब्यूटेरोमीटर। ठीक, क्लियर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए रतौंधी की अगर बात की जाए तो रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी से होता है। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहे मछली के लीवर तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए और डी दोनों की प्रचुरता होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के आधार पे विटामिन ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए। चलिए अगला कह रहा है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता जो है लेक्टोमीटर से मापी जाती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है लेक्टोमीटर। क्लियर है? चलिए पुरुष की नसबंदी क्या कहलाएगी? देखिए महिला की नसबंदी ट्यूबेक्टोनोमी, और पुरुष की नसबंदी कहेगा तो वासेक्टोनोमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? वासेक्टोमी। चलिए अगला कह रहा है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? देखिए BCG का टीका जो है टीबी या क्षय रोग या तपेदिक बीमारी कहते हैं, उसी के बचाव के लिए दिया जाता है, जो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो BCG का टीका जो है टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो देखिए दूध में कैसी नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए कह रहे बच्चों में मरासमस या क्वार्सिकोर, बच्चों में मरासमस एवं क्वार्सिकोर नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए बच्चों में जो मरासमस और क्वार्सिकोर नामक बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी तुरंत बताए हैं, स्कर्विक रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है। और विटामिन सी जो है अधिकतर खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला इत्यादि में। सबसे अधिक विटामिन सी जो है आंवला में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। लरो और उरो हार्मोन्स किसको कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स जो है किसको कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन्स को कहते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लरो उरो का? ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन हार्मोन्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो देखिए ब्रोंकाइटिस रोग जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा, यानी दूध वाला जो प्रोटीन है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है? तो देखिए इसके लिए जो है रेनिन नामक एंजाइम उत्तरदायित्व है। ठीक है, रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? दूध वाले प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। तो इस प्रकार दूध वाले प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है? तो रेनिन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत किस में पाया जाता है? तो देखिए विटामिन सी का प्रचुर सबसे अधिक आंवला में होता है, नींबू, संतरा, ऑप्शन डी में दिया है सभी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्योंकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन।
कोबाल, अर्थात कोबाल की चर्चा हो रही है, इसीलिए कोबाल्ट कहेगा किस में पाया जाएगा, तो विटामिन B12 में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज सब दिया हुआ है, तो यहाँ दिमाग लगाना है। यदि कहे कि मनुष्य जो है दिन भर में जो भी चीज़ खाता है उसमें सबसे अधिक क्या खाता है, कार्बोहाइड्रेट, कहेगा कि सर यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, इनमें कहेगा सबसे अधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है, अर्थात सबसे अधिक ऊर्जा किस में है, तो भैया सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है। तो देखिए रक्त के थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक करती है, तो विटामिन के करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए टाइफाइड कहेगा किस अंग को प्रभावित करता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, आंत। आंत को जो है टाइफाइड प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि काली खांसी का अन्य नाम क्या है। देखिए काली खांसी हो क्यों रहा है और किस जीवाणु के कारण हो रहा है, इनको समझिए। काली खांसी कराने वाले जो जीवाणु है उसका नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। ठीक ना। अब पर्टुसिस लास्ट में जो जुड़ा है, उस पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण काली खांसी हो रही है, इसीलिए काली खांसी को पर्टुसिस नामक नाम भी दे दिया गया। यानी काली खांसी का अन्य नाम क्या है, पर्टुसिस। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कह रहा है कि दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन है, यानी दूध से दही बनाने वाली जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, तो देखिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है कि विटामिन डी का प्रचुर स्रोत क्या है। देखिए विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में शरीर स्वतः ही बना लेता है, तो ऐसे कंडीशन में विटामिन डी का प्रचुर स्रोत पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए गाय के दूध में पीला रंग की बात कही गई है, पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कैरोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए मनुष्य के शरीर को कुल मिला के 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 शरीर खुद बना लेता है, 10 जो है भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए आज का टॉपिक क्लियर होता है और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और बताइएगा कि ये 41 क्वेश्चन में आप कितने अटेंड किए और कितने सही हुआ आपका। यदि 30 से 35 के आसपास भी सही हो जाता है तो सोच लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी चल रही है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।